चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट फुल चैप्टर रिवीजन हम ले रहे हैं। करेक्ट। नाउ सबसे पहले तो इस चैप्टर में मार्क्स कितना है वो देखेंगे। जो 11th और 12th है मिलकर इन लोगों ने 14 बोला है। ठीक है। सो इट मींस कि इसमें 7 मार्क का एक 14 मतलब 7 मार्क का आ सकता है, जिसमें से डिस्टिंग्विश के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। जो 2 मार्क का रहेगा यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहेगा, और 1 मार्क का, ठीक है ना, यहाँ पे 4, 2 और 1 ऐसा होता है 7 मार्क। सो ऐसा एज्यूम करो 7 मार्क का चैप्टर है। या तो एक ये जो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आ सकता है, या इसका एक आध इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट फीचर्स जो कि हम डिस्टिंग्विश में करेंगे, बट डिस्टिंक्शन का चांस सबसे ज्यादा रहता है इस चैप्टर में। ना सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, या शॉर्ट टर्म जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा टर्म है जिसमें शॉर्ट टर्म भी मार्केट आता है, लॉन्ग टर्म भी मार्केट आता है। इस मार्केट में वस्तु नहीं है, सिक्योरिटीज है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स। मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म भी है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, जैसे इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करता है, चैनलाइज करता है उस जगह पे, जिस जगह पे जिनको फंड्स चाहिए वो लोग उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के पास में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो मनी मार्केट में डालेगा या कैपिटल मार्केट में डालेगा, और जिसको चाहिए मिस्टर बी वो उस मार्केट से ये 1 लाख रुपए उठाएगा। जिसने मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया डाला है उसको रिटर्न्स में इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा और एप्रिसिएशन मिलेगा वैल्यू का, तो 1 लाख का। और मिस्टर बी को वो जो पैसा मिला है उसका प्रोडक्टिव यूज करने को मिलेगा जिससे वो कमाएगा। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है। मैंने ऑलरेडी बोला था एग्जाम में, इसको ए बोलोगे तुम, ठीक है, इसको बी बोलोगे। इस प्रकार से तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ए बी सी फॉर्म में लिखोगे ये आंसर। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। जिसके पास, इन्वेस्टर के पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको लेंडर भी बोलेंगे, और जिसको चाहिए यूजर्स के बजाय बोरोवर्स बोलो, वो काम में आएगा उनको। प्रोडक्टिव यूसेज, तुम्हारे घर पे 1 लाख रुपया पड़ा है, वो तो वेस्ट हो रहा है, 1 लाख ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन तुमने मनी या कैपिटल मार्केट में डाला, जिनको पैसा चाहिए वो पैसा इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोडक्टिव यूज होगा। एनहांसिंग इनकम कैसे? तुमने 1 लाख रुपए जैसे ही मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में डाला, तुमने डिबेंचर खरीदा तो तुमको ब्याज मिलेगा, तुमने शेयर्स खरीदा तो तुमको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। सो तुमको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा, एनहांसिंग इनकम। और एट द सेम टाइम मैंने बताया था शेयर मार्केट में जब तुमने लाख रुपए लगाया तो उसका इस्तेमाल होगा इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसका प्रोडक्टिव यूज होगा जिससे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। प्लस जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो कीमत है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर जिसको सीपी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडी बोलते हैं, इन सब का करेक्ट प्राइसिंग मार्केट में पता चलता है, तय होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। सो सेल मैकेनिज्म एक ऐसा जरिया है जहां पे जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है वो आराम से बेच सकता है, 1, 2, 3 दिन में पैसा जमा भी कर सकता है, जो कि लिक्विडिटी में आएगा, बताता हूं मैं। मोबिलाइजिंग फंड, सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फंड्स है, तुम बाजार में मोबिलाइज करो, भेजो, और जिसको जरूरत है वो वहां से एक्वायर करेगा। और तुमको आज जरूरत नहीं है तो तुमने मोबिलाइज कर दिया, भेज दिया। अभी दिवाली आ रहा है, तुमको फंड्स की जरूरत है, तुम आज बेचो,
या तो मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में 2 से 3 दिन में तुमको पैसा पूरा मिल जाएगा, लिक्विडिटी काफी अच्छा है मार्केट में, इजी एक्सेस, ऑनलाइन सब एक्सेस होता है, टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है कि तुम घर बैठे, अच्छा घर में नहीं हो बस में बैठे हो तो भी मोबाइल की मदद से तुम खरीद और बेच सकते हो। सो इजी एक्सेस है। और अल्टीमेटली जब मार्केट में फंड जाएगा, जब लोग बोरो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नया जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदेंगे, तो देश में आउटपुट बढ़ेगा, तो देश का डेवलपमेंट भी तो होता है। ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का ड्राइंग तुम ड्रॉ करोगे, जहां पे भी फाइनेंशियल मार्केट पूछा, इसके दो भाग है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज है। इसमें आईपीओ, जो पहली बार कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है पब्लिक को, प्राइमरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट जहां से, जो कि शेयर बाजार है, कैपिटल मार्केट भी बोलेंगे। सो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश वैसे भी आएगा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का भी डिस्टिंग्विश आएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, जो मनी मार्केट के फीचर्स इधर से करने नहीं है, मैंने बोला था, मैंने मेरे नोट्स में सिखाया है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उसका जो डिस्टिंग्विश है, मैं अभी जस्ट उस तरफ ले चलता हूँ डिस्टिंग्विश में। तो वो डिस्टिंग्विश करोगे, ये देखो 12 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें मीनिंग तुम्हारा हो जाएगा और 12 पॉइंट्स पूरा हो जाएगा। सो तुमको जो बाल भारती की बुक से मनी मार्केट के फीचर्स और कैपिटल मार्केट के फीचर्स करने की जरूरत नहीं है, तुमने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, सिंपल सी भाषा में, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स है, जो ट्रांजैक्शन खरीदना और बेचना 1 साल के अंदर कंप्लीट होता है। आज खरीदा आज बेचा, सो इट्स अ मार्केट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट वेरी तो नहीं बोलना चाहिए, शॉर्ट पीरियड 1 साल से कम। और कैपिटल मार्केट 1 साल के ऊपर रहता है। तुमने कर्जा, रिलायंस ने डिवेंचर इश्यू किया 20 साल के लिए, ठीक है ना। सो इट्स अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, टाइम फ्रेम। मार्केट शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म मार्केट है, तुमने टेम्पररी गाड़ी में पेट्रोल भरा है, वो तो टेम्पररी है, 1 आध हफ्ता 1 महीने के लिए, सो टैंक कैपेसिटी तो लिमिटेड होगा, ठीक है ना। तो इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स मूव होगा 1 साल के अंदर, जबकि तुम 10 20 50 साल सोचते हो तो फंड्स बहुत बड़ा होगा। यूज ऑफ फंड्स, अभी तुमने गाड़ी खरीदा तो, या तुमने घर खरीदा, तो घर के मेंटेनेंस के लिए मंथली मेंटेनेंस जो लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, केबल बिल, किराना, भाजी, काम वाली बाई का पगार, ठीक है ना। सो तुमको ये डे टू डे चलाने के लिए जो पैसा लगता है वर्किंग कैपिटल, और घर के लिए जो पैसा लगेगा वो फिक्स एसेट। सो ये वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस को जो लगता है, और ये फिक्स कैपिटल। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से डील होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब डील होगा। रेगुलेटरी बॉडी, सिंस मनी मार्केट में बैंक्स का बड़ा अहम रोल रहता है, तो आरबीआई, और यहाँ पे होगा सेबी। इधर ब्रोकर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट यहाँ पे ब्रोकर जरूर होगा। तो इसमें ब्रोकर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट जो लंबे समय के लिए मार्केट है उसमें ब्रोकर्स होते ही हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म है तो काफी हाई रहता है, और लॉन्ग टर्म है 15 20 साल के लिए होम लोन कितना चल रहा है, कोटक का 6.5 है, कुछ बैंक का 6.8 6.9 पे चल रहा है फिलहाल। स्कोप, मनी मार्केट सिंस कमर्शियल बैंक स्ट्रांगली इन्वॉल्व है तो उसका रीच काफी ज्यादा है। स्टॉक एक्सचेंज जो कि कैपिटल मार्केट में आता है, उसका स्कोप लिमिटेड है। गांव में तो अभी तक 130 करोड़ की जनता है, और अभी शेयर बाजार में सिर्फ 8 करोड़ लोग इन्वॉल्व फंक्शंस। मनी मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का, जिसमें डिपॉजिटर जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है वो डिपॉजिट करते हैं, और जिसको कर्जा चाहिए वो कर्जा लेते हैं। और कैपिटल मार्केट जो, जैसे स्टार्टअप के लिए लंबा या बड़े रकम चाहिए, तो इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स, खास करके स्टार्टअप के लिए पैसों का जरूरत पड़ता है। अब देखो कितना पेटीएम का आ रहा है आईपीओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ आने वाला है। तो अभी एक एक करके बहुत सारे लोग, मोबीक्विक आईपीओ ला रहा है। सो अभी बहुत सारे लोग आईपीओ में उतर रहे हैं। रिस्क, सिंस 1 साल के अंदर ही है,
फंड्स लेना और लौटाना, तो इसमें प्राइसिंग ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, रिस्क कम होगा। बट ये 15-15, 20-20 साल के लिए, तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होगा, रिस्क भी बढ़ता है। इंस्टीट्यूशन मेन तो इसमें कमर्शियल बैंक्स है, इसमें मेन स्टॉक एक्सचेंज है, करेक्ट। सो इस प्रकार से ये जो 12 पॉइंट्स है, तुम इसको फीचर्स भी कर सकते हो मनी मार्केट, और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट भी कर सकते हो। सो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है मनी मार्केट का, इधर क्लियर होता है, और ये जो आगे कैपिटल मार्केट है, ठीक है ना, वो इधर भी क्लियर होता है। सो एक साथ दोनों हो जाए। अब इसमें आते हैं वापस से, मनी मार्केट की फीचर्स करने की जरूरत नहीं, वो हमने ऑलरेडी कर दिया। अब इसमें आओ, सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट। सब बैंक्स का राजा आरबीआई, मेन प्लेयर्स है आरबीआई, और यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स का रोल कम रहता है, कमर्शियल बैंक्स का रोल ज्यादा रहता है। सो बैंक से तो आरबीआई तो आना ही है। अभी सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी तो पैसा लगेगा, जैसे टी बिल्स है, जिसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट 182 डेज, क्योंकि एक साल के अंदर का मार्केट है, 182, 91, 364 डेज के लिए टी बिल्स इश्यू किया जाए। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इश्यू करने का एक अच्छा जरिया बनता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो रिस्क, जिसको सोवरेन गारंटी बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट गारंटी देता है कि तुम पैसा दो, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। सो इसलिए इसका ब्याज दर 3-3.5% ही रहता है, क्योंकि रिस्क कम है। रिस्क कम है तो ब्याज भी कम हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं, स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट हाईवेज बनाना है तो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कंपनीज है, एचएएल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो इन ये लोग भी कमर्शियल पेपर्स के थ्रू डे टू डे खर्चे के लिए वर्किंग कैपिटल का कर्जा मनी मार्केट के थ्रू उठा सकते हैं। तो इनका रोल रहता है, कम रहता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का रोल सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें कॉल मार्केट है, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को 2 दिन के लिए कर्जा दे सकता है। सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स काफी स्ट्रॉन्ग बोरोअर्स और लेंडर्स है, खुद भी बोरो करेंगे, लेंड भी करेंगे जब एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो। इंश्योरेंस कंपनीज भी है, बट उनका रोल बहुत छोटा रहता है। वो लोग कैपिटल मार्केट या लॉन्ग टर्म में ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर भी वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, अगेन म्यूचुअल फंड्स भी कैपिटल मार्केट में रोल ज्यादा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड नॉर्मली 5-10 साल के होते हैं। बट कुछ म्यूचुअल फंड जैसे कि ओवरनाइट फंड्स, ये सब वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो ये लोग भी लिक्विड स्कीम्स, जैसे कि तुम कभी भी बेच के, तुमको ब्याज भी चाहिए लेकिन लिक्विड भी चाहिए, कि कभी भी बेच के तुरंत पैसा मिल जाए। अच्छा, म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल रहता है। तुमने आज खरीदा 2022 में, 21 में, तो 2024 से पहले तुमको पैसा मिलना नहीं है। तुमको कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम डूब भी गए तो भी कुछ नहीं कर सकते, 2024 में ही मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनको लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो लोग 3 साल में लगाएंगे नहीं, तो लिक्विड फंड में लगाएंगे। चलो आज तुमने पैसा लगाया, 3-4 दिन में पैसा चाहिए तो तुरंत भेज दो, नॉमिनल ब्याज तुमको मिल जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि यूटीआई, बजाज फाइनेंस, ठीक है ना, महिंद्रा फाइनेंस, ये लोग पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते। ये लोग भी, इनका जो एक्स्ट्रा फंड्स है, सरप्लस फंड्स है, कुछ कायदे रहते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना पड़ता है, बॉन्ड्स में, ठीक है ना। सो कॉर्पोरेट कंपनीज भी इन्वॉल्व है, बट ये लोग इन्वॉल्व है वर्किंग कैपिटल के लिए, कमर्शियल पेपर्स या शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, करेक्ट। और फिर डीलर्स, ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं, ठीक है ना, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अंडरराइट करते हैं कि मार्केट से पैसा कम मिला तो ये लोग पैसा डाल देंगे, ठीक है। अभी ये सब संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करते हैं, किसमें डील करते हैं, सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, सिक्योरिटीज नॉर्मली इसमें आएगा, कैपिटल मार्केट में आएगा, इसको इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। पहला है इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी एंड नोटिस मनी, इस मार्केट को कॉल मार्केट बोलते हैं। ये मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 2 दिन के लिए 1,000 करोड़ चाहिए, एसबीआई के पास एक्स्ट्रा फंड है, एसबीआई बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 2,000 करोड़ देगा, और 2 दिन के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र लौटाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट होगा, सिर्फ 6-8% पर एनम के हिसाब से तुम 1 दिन 2 दिन का इंटरेस्ट कंप्यूट करके उतना बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे देगा।
सो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बोल सकते हैं कि जो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो दूसरे बैंक जिसको जरूरत है उसको कर्जा देगा। और ये काफी छोटा मार्केट है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, बट ट्रेडिशनली ये 2 और 14 दिन के लिए होगा। कौन सा? कॉल मार्केट। और उस पैसे को कॉल मनी या नोटिस मनी बोलेंगे, तुरंत अर्जेंट चाहिए तो तुमको इसमें मिल जाता है। टी बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं इश्यू करता, वाया द आरबीआई इश्यू करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके पास टी बिल्स में 3 प्रकार है। वो 3 महीनों के लिए 91 डेज, 6 महीनों के लिए 180 डेज और साल के लिए 364। क्योंकि 365 हो जाएगा तो वो कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। सो गवर्नमेंट 91 182 अगेन बिकॉज सोवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है कि लौटाएंगे, डूबेगा नहीं। तो इसका ब्याज दर काफी कम रहता है, 3 साढ़े 3 तक का रहता है। और तो जिसको भी इन्वेस्ट करना है उसको कम से कम 25,000 रुपए डालना पड़ेगा, 25 50 75 1 लाख। ऐसा ऑड फिगर दूसरा अलाउड नहीं है, मतलब 25 के बाद तुमने 27,000 के, नॉट पॉसिबल। 25 50 75 1 लाख ये सीक्वेंस में तुम डालोगे। ट्रेड बिल्स, कमर्शियल बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने सीखा था, ड्रॉ ड्रॉई पे। जो ड्रॉर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई पे ड्रॉ करता है, पे बैंकर है, ठीक है ना। सो शॉर्ट टर्म होता है, 90 डेज होता है। ड्रॉ किया उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट किया तो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर ड्यू डेट आएगा, उसमें भी ऑनर होगा, पे हुआ तो डिसऑनर होगा। और यदि कमर्शियल बैंक्स ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉई वो बन जाता है, एक्सेप्ट करता है तो उसको कमर्शियल बिल बोलेंगे, वरना उसको ट्रेड बिल बोलेंगे। उधारी पे बेचा तो ड्रॉर फिर बिल ड्रॉ करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर अकाउंट्स में वही है। कमर्शियल पेपर कंपनीज इश्यू करते हैं, हाईली रेटेड कंपनीज। एक कमर्शियल पेपर की वैल्यू 5% रहता है, इसमें ब्याज दर बहुत अच्छा रहता है। इट कैन बी अराउंड 12-12.5 था, अभी तो खैर कम हो गया होगा, 9 से 10% के आसपास आ गया है। सो कमर्शियल पेपर, इसमें सिर्फ भी एग्जिम प्राइमरी ये सब बोलते हैं ना, 7 दिन से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए हो सकता है। कम से कम 5 लाख रुपए निवेश करना पड़ेगा। और एक अच्छा है कि तुमको यदि एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट है 3 तक का, यहाँ पे तुमको मिल रहा है 9%, तो एनी टाइम कमर्शियल पेपर अच्छा 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट से, क्योंकि तुमको इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 गुना मिलता है। और जो भी कंपनी इश्यू करती है ऐसे इश्यू नहीं करेगी, उसका अकाउंट सब स्ट्रांग होगा तभी जाकर होगा। तो कमर्शियल पेपर आम इंसान भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि तुमको कम से कम 5 लाख, फिर 10 लाख, 15 ऐसे निवेश करना पड़ेगा। तुम 50,000 60,000 नहीं कर सकते, 5 लाख करना पड़ेगा। और ये बड़े बड़े कंपनीज इश्यू करते हैं। सीरीज कमर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इश्यू करते हैं। ये कम से कम 1 लाख रुपया का इश्यू होता है। और डिस्काउंट में इश्यू मतलब 90, ऐसा सोचो 97,000 तुमको देना है, तुमको लौटाया जाएगा 1 लाख, सो जीरो कूपन हो गया। सो बैंक्स पर है कि कैसे इश्यू करते हैं वो, कम से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो 3 साल के लिए भी इश्यू हो सकता है। और इंडिविजुअल कंपनीज, लेकिन ज्यादातर तो इट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म। और इंडिविजुअल कंपनीज कोई भी खरीद सकता है, लेकिन कम से कम लाख रुपए निवेश करना पड़ेगा। और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, म्युनिसिपैलिटी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग को बॉन्ड्स के जरिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। अगेन सोवरेन गारंटी देता है, डूबता नहीं है पैसा। म्युनिसिपैलिटी ये लोग कम इश्यू करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कम सुनने को आता है। और इश्यू भी करते हैं तो आम नागरिक इसमें इन्वॉल्व होता नहीं है, क्योंकि 3 साढ़े 3% के ब्याज में क्या मिलेगा आम नागरिक को, इसलिए वो लोग इससे दूर रहते हैं। इससे तो अच्छा लोग सोचते हैं कि चलो कमर्शियल पेपर में डाल दे कंपनीज का, या तो शेयर बाजार में डाल दे, या पीपीएफ में डाल दे जो 8% देता है, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक ये लोग सब पैसा खरीदते हैं, क्योंकि इनको कुछ पैसा डिपॉजिट में से बैंक में लगाना पड़ता है। एक होता है रेपो। रेपो क्या होता है? आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को, एसबीआई को प्रॉब्लम आ गया, उसको पैसों की जरूरत है, कॉल मार्केट से मिल नहीं रहा है, या उसको 6 महीने के लिए चाहिए, तो वो आरबीआई को अप्रोच करेगा। आरबीआई उसको 1,000 करोड़ देगा 6 महीने के लिए। तो आरबीआई जो कर्जा देगा उस पर जो चार्ज लेगा उसको रेपो बोलते हैं, 4% के आसपास रहता है।
लेकिन हो सकता है कि आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़े, तो आरबीआई बैंक से लेगा, उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। मतलब आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को कर्जा देता है, दैट्स द रेपो रेट, और जब कर्जा लेता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स रेपो। ठीक है ना। रिवर्स रेपो में ब्याज दर करीबन 3.35 होगा, और जब बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को कर्जा देगा तो करीबन 4% रहेगा। तो इसको रिपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसमें आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स ये दो मेन प्लेयर्स है। और शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी है, जो 1 साल के अंदर के लिए रहते हैं। ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के संस्था है जो कॉल मनी, रेपो, टी बिल्स ये सब जगह निवेश करेंगे। उससे जो कमाई होगा, इस उस कमाई से रिटर्न्स देंगे जिन्होंने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। ज्यादातर तो ब्याज रहेगा, इंटरेस्ट जो कमाएंगे ये लोग 4-4.5% और 3-3.5% रिटर्न्स में देंगे। सो अगेन ये भी इतना फेमस नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इसमें बहुत कम रहता है, 5-7-8%, 10% के ऊपर तो बहुत मुश्किल है। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट मैंने बोला था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिस्टिंग्विशमेंट कर लेना। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सा है सबको पता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर हिस्ट्री में ऑलरेडी कर लिया है। अगेन कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं जिसको गिल्टेज बोलते हैं, बॉन्ड्स होगा जो लंबे समय के लिए होगा, 1 साल के ऊपर का होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट 1 साल के ऊपर का मार्केट है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में जब पहली बार कंपनी कॉन्टैक्ट करती है, ये भी हमने ले लिया है। प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, आईपीओ जो मैंने बताया था। और उसके बाद शेयर बाजार में लिस्ट होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे, ये भी मैंने बताया था। ठीक है ना। प्राइमरी मार्केट जब पहली बार कंपनी पब्लिक को कांटेक्ट करती है, दैट्स अ प्राइमरी मार्केट वाया द आईपीओ। इट कैन आल्सो बी एफपीओ, आईपीओ होने के बाद कुछ समय बाद वापस से पब्लिक को इश्यू किया, दैट्स अ फर्दर पब्लिक ऑफर। राइट्स इश्यू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसे मैंने बताया था तुम्हारे पास 100 शेयर होल्डर्स है रिलायंस के, उनको और पैसों की जरूरत है, वापस 100 शेयर होल्डर को ऑफर किया जाए कि और नया शेयर खरीदोगे क्या, राइट्स इश्यू। और 100 में से सिर्फ 20 शेयर होल्डर को ऑफर किया जाए तो प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कुछ लोग को ऑफर किया जाए या बाहर के कुछ लोग को, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। अभी कल टाटा मोटर्स का मैंने कल इसलिए करीबन 20% शेयर स्टॉक ऊपर था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अबू धाबी का एक कंपनी ने $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ का निवेश का बात की है। सो दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना। सेकेंडरी मार्केट इज अ स्टॉक मार्केट। ये सब अलग अलग मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज में, ये तो 24 घंटे का मार्केट है। इसमें वर्ल्ड वाइड फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन चालू रहता है। डेरिवेटिव्स, जैसे तुम 1 महीने बाद शेयर का क्या दाम रहेगा उसके हिसाब से लॉट्स खरीदते हो, दैट्स अ डेरिवेटिव्स मार्केट। कमोडिटी मार्केट, मेटल्स हो गया इसमें, ठीक है ना, मेटल स्टॉक हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ये सब कमोडिटी मार्केट में आता है। ठीक है। जिसमें प्रोड्यूसर ट्रेडर, तुम कमोडिटी मार्केट में भी डील कर सकते हो डेरिवेटिव्स, लेकिन थोड़ा रिस्की ज्यादा रहता है ये मार्केट। फॉरेक्स तो फॉरेन एक्सचेंज का है। मनी मार्केट और हो गया अपना प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स है, तो मेरे नोट्स में ज्यादा पॉइंट्स है, तो तुम इसमें से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा तुम्हारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट जब कंपनी पहली बार पब्लिक को कांटेक्ट करती है फॉर द इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, करेक्ट, जिसको आईपीओ बोलेंगे। वो पैसा मिलने के बाद जब अलॉटमेंट होता है तो सेकेंडरी मार्केट दैट इज शेयर मार्केट में हो जाएगा, जहां पे कैपिटल मार्केट जिसको बोलेंगे, जिसमें जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इश्यू किया हुआ शेयर है उसको खरीदा और बेचा जाए। तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी बोलेंगे। ये आफ्टर मार्केट है, क्योंकि ऑलरेडी ये इश्यूड है, उसके बाद आफ्टर मार्केट में जाएगा। लोकेशन, प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, जबकि सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट मैंने बताया था बीएससी दलाल स्ट्रीट और एनएससी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में फिक्स जगह पे है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है इसमें, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, अंडरराइटर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसमें शेयर बाजार है, सेबी है, डिपॉजिटरी है, दलाल है जिसको डीपी बोलते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना, इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बोरिंग, ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, और ये लिक्विडिटी देता है। तुमने आज बेचा
जो ऑलरेडी इश्यूड है उसका मार्केटिंग करता है, और लिक्विडिटी मतलब तुम बेच के 2-3 दिन में पैसा मिल सकता है। रेगुलेटरी बॉडी इसमें सेबी आएगा, क्योंकि जो शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, शेयर बाजार आएगा आउटसाइड द कंपनी, और द रेगुलेटरी बॉडी इज विद इन एंड आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज। इसमें मेन तो शेयर बाजार आएगा। इसमें शेयर बाजार, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में पूरा का पूरा पब्लिक इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें लोग ज्यादा रहेंगे, और सेकेंडरी मार्केट में पूरा शेयर बाजार के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है ना। लिस्टिंग तो होगा नहीं प्राइमरी मार्केट में, अभी तो सिर्फ शेयर्स इश्यू किया है, लोगों ने अप्लाई किया है, तो लिस्टिंग इधर होगा सेकेंडरी मार्केट में, शेयर बाजार में। इधर तो पैसा कलेक्ट हुआ है, फिर एक हफ्ते बाद अलॉटमेंट होगा, फिर लिस्टिंग होगा। सो प्राइमरी मार्केट लिस्टिंग का काम नहीं करता है, सिर्फ पैसा जमा करके देता है। प्राइस मूवमेंट, ये तो प्राइस तो ऑलरेडी तय रहता है कि कितने दाम में तुमको शेयर्स खरीदना है। ऑलरेडी हमने देखा था प्राइस बैंड, मिनिमम प्राइस, फिक्स प्राइस होगा, मिनिमम प्राइस होगा, अपर प्राइस होगा, सीलिंग प्राइस जो मैंने बोला था, या फ्लोर प्राइस, प्राइस बैंड होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा। तो प्राइस पहले से तय रहता है, या प्राइस बैंड 100 से 105, ये बैंड तय रहता है। ये तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई रहता है। अभी बीएचईएल ले लो, पहले कितना था 54 55, अभी कितना हो गया, कल 80 क्रॉस हो गया, ठीक है ना, क्लोज कल 75 पे हुआ था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका कोई टेंजिबल सेटअप नहीं है, कोई भी पब्लिक कहां से भी खरीद सकता है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि इसका एक स्ट्रक्चर रहता है कैपिटल मार्केट का, कि बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, नासिक में दलाल है डीपी, ठीक है ना, डिपॉजिटरी है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है सेकेंडरी मार्केट। तो ये 10 पॉइंट करोगे, ये आने का चांस काफी रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दो ही डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये फुल चैप्टर रिविजन खत्म होता है। इसमें दो में से एक डिस्टिंग्विश का चांसेस सबसे ज्यादा है आने का। और पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ABCD कैसे लिखना है, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, इस प्रकार से लिखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।